This is an ABP Life podcast. तो नौबत ये आ गई है कि ऐसी खबरें हैं कि बेंगलुरु के रहने वाले अब बेंगलुरु छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जब जीवन जीने के लिए बेसिक जरूरत ही ना मिले तब हर कोई यही फैसला लेने पर सोचने लगता है। बेंगलुरु शहर में जल संकट के बीच बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने यहाँ तक कि स्विमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर रोक लगा दी है। तमाम एक डूज एंड डोंट्स की जो लिस्ट है वो 15 मार्च तक जारी कर दी जाएगी और आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति इस पर चली रही है वहां पर। और अगर हम बात करें बेंगलुरु में पानी संकट की तो ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ हालात इतने बदतर अब हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया बेंगलुरु में? क्या सिर्फ बेंगलुरु या देश के बाकी राज्यों में भी आने वाला है वाटर क्राइसिस? इससे निपटने के क्या उपाय हैं? तो आइए अपनी जरूरतों के बारे में आज हम कुछ जरूरी बातें करेंगे FYI में ऑन ABP लाइफ पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगी सर आप ही की जुबान में आपका एक परिचय हो जाए ABP लाइफ पॉडकास्ट के सभी सुनने वालों के लिए। सर मेरा नाम गुंजन मिश्रा है, मैं पर्यावरण विज्ञान का छात्र रहा हूँ। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए ABP लाइव पॉडकास्ट पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, बेंगलुरु में इस वक्त जैसे पानी का संकट बन गया है, इसका क्या कारण है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो हमने पिछले साल सुना ही था, एक बार फिर से न्यूज में आया था, इसको भी अगर आप थोड़ा सा लोगों को याद कराएं। देखिए मैं वैसे तो बेंगलुरु पर ही फोकस नहीं करना चाहूंगा। पूरे देश के जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोज हैं, या वो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी की कमी पहले से महसूस की गई है या होती रही है। सच्चाई ये है मैम कि हमने कहीं ना कहीं प्रकृति के नियमों को अनदेखा किया है। ओके। पानी की कमी जो आज बेंगलुरु में हो रही है, इससे पहले चेन्नई में हुई थी, जब उसको डे जीरो उन्होंने वहां पे 19 जून 2019 को डे जीरो चेन्नई में घोषित कर दिया था। तो पानी की कमी आगे कहा जाए कि पानी की कमी किस वजह से हो रही है, उसके कारण ये हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। बेंगलोर में एक जमाने में 1000 झील हुआ करती थी। आज वो कुल मिला के 100-150 झील बची हैं, और जो झील बची हुई है उनका पानी की क्वालिटी देखी जाए तो ई कैटेगरी में आता है। ई कैटेगरी का मतलब ये हो गया वो पानी फिशरीज के लिए भी उपयोगी नहीं है। वो नहाने खाने पीने के लिए तो छोड़ दीजिए, वो फिशरीज के लिए भी उपयोगी नहीं है। ये बाकी उन झीलों के पानी की है जो बची हुई है। तो स्पष्ट है, बिल्कुल ही पूरी तरह से स्पष्ट है कि देश में जो पानी की कमी हुई है वो पानी के प्रॉपर प्रबंधन ना होने के कारण हुई है। हमारे भारत देश में जो बारिश होती है वो बारिश पूरी पर्याप्त मात्रा में होती है, और उसको पर कैपिटा के हिसाब से हम उसको टैक्सी करें तो हमारे पास बहुत अच्छा पानी, प्रत्येक व्यक्ति को बारिश के माध्यम से लगभग 2000 लीटर के आसपास पानी मिल रहा है। तो हमारे पास देश में हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है। बात आ रही है इस प्रबंधन की, और यही बात है कि आप चाहे जैसलमेर देख लीजिए, कच्छ देख लीजिए, बुंदेलखंड देख लीजिए, ये जो क्षेत्र हैं ये किसी जमाने में 70 के दशक के आसपास कभी बड़े शोर शराबे से समाचारों में रहा करते थे कि भाई पानी की कमी हो गई। बुंदेलखंड में तो पाथा एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये कहावत भी है कि गगरी ना फूटे खत्म मर जाए। हिस्ट्री पे तो सर मैं आऊंगी, बट अभी बात करना चाहूंगी बेंगलुरु की। खबरों में वही है और आपसे जानना चाहूंगी बेंगलुरु में क्या कारण है? हाँ, तो बेंगलुरु का मैं जो कारण बता रहा हूँ, बेंगलुरु का मैंने मेन कारण बताया कि बेंगलुरु में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थे, जो वाटर बॉडीज थी, उनको या तो अतिक्रमण कर लिया गया उनका, या उनका उपयोग न होने की वजह से वो अनुपयोगी हो गई है। तो कोई कूड़े करकट से भर दी गई है, कॉलेज बेस से कोई झील भर दी गई है, किसी में अतिक्रमण कर लिया गया, किसी में नाले निकाल दिए गए हैं, किसी में नदियां निकाल दी गई। तो ये जो हुआ है, एक जो मिसमैनेजमेंट हुआ है वाटर का, उसकी वजह से आज जो क्राइसिस है वो बेंगलोर फेस कर रहा है। और अदरवाइज कहा जाए ये कावेरी के पानी को लेकर तो झगड़ा बहुत पहले से चला आ रहा है। तो आज की ये समस्या थोड़ी है कि बेंगलुरु में इतनी समस्या तो कभी नहीं आई।
कावेरी का झगड़ा तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन जो अगर शहरों को देखा जाए तो बेंगलोर में कारण, जो मेन कारण रहा बेंगलोर का, जो आज प्यासा बेंगलोर है, वो उसकी वजह यही है कि उन्होंने पानी को महत्व नहीं दिया। पानी को उन्होंने उस हिसाब से लिया है कि एक व्यावसायिक दृष्टिकोण पानी के लिए रहा उनका। जो व्यावसायिक दृष्टिकोण रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है, आप पानी को बना सकते नहीं हो, आपको पूरी तरह से आप बादलों पर निर्भर करना है। और ऐसा भी नहीं है कि देश में कि बेंगलोर में कम बारिश होती हो और दिल्ली में ज्यादा होती हो, ऐसा भी कहीं नहीं है। आप बेंगलोर का रेनफॉल उठा के देख लीजिए, 900 mm के आसपास रेनफॉल होता है, तो वो बाकायदा बहुत अच्छा रेनफॉल होता है बेंगलोर में। और वो पानी कहाँ से आता है? वो सीधा सीधा हमारे सी से आता है, समुद्र से आता है। तो ऐसा नहीं कि समुद्र या बादल कोई भेदभाव रखते हो कि हम इस शहर में पानी ज्यादा गिराएंगे, इस शहर में कम गिराएंगे। प्रॉपर पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है। समस्या है हमें अपने विचारों को और अपने आप को अपग्रेड करने की पानी के संदर्भ को लेकर। बिल्कुल, मैं आपकी बात को मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया कि बेंगलुरु में वाटर का मैनेजमेंट नहीं हुआ। अगर आप इसे थोड़ा सा डिटेल में हमें समझाएं, मैनेजमेंट से आपका क्या तात्पर्य है कि क्या गलतियां? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2013 में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। 2013 में बुंदेलखंड क्षेत्र में एक महोबा जिला पड़ता है यूपी में, वहां पर एक नेशनल न्यूज़पेपर है, उसकी फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन आई थी, 2013 की बात बता रहा हूं, कि आबरू के मोल पानी। आबरू के मोल पानी, वो हेडलाइन क्यों आई थी? क्योंकि एक गांव की महिला गई होगी किसी जमींदार के यहाँ पानी के लिए, क्योंकि गांव के सब कुएं वगैरह सूख चुके थे, तो गांव के पानी, जब पीने के लिए पानी की दिक्कत हुई उसको, तो वो गांव के जमींदार के यहाँ, जिसके यहाँ कुआं था, उसमें पानी था, तो उसके यहाँ वो पानी लेने गई। तो वहां पे इस तरह की बात निकल के आई, तो वो बाकायदा एक फ्रंट पेज पे ये नेशनल न्यूज में आया था कि आबरू के मोल पानी मिल रहा है। तो वहां के जो उस समय जिलाधिकारी थे या जो समाज सेवी लोग थे, उन्होंने मिलकर कुछ काम किया। क्या किया? उन्होंने किसानों को मोटिवेट किया कि भाई आप अपने खेतों में, आपको सिंचाई की असुविधा होती है, सिंचाई के लिए पानी के लिए परेशान रहते हैं, आपकी इकोनॉमी प्रभावित होती है, आप उतना अनाज उत्पादन नहीं कर पाते जितना कि होना चाहिए। तो उन्होंने वहां पे किसानों को मोटिवेट किया खेत तालाब बनाने के लिए। खेत तालाब बनाने के लिए जब मोटिवेट किया, तो जब खेत तालाब बनाए गए, तो खेत तालाब बनने तो उसका साल भर के अंदर ही रिजल्ट निकलने लगा। कि वो रिजल्ट क्या निकला कि पहले जो किसानों की आत्महत्या होती थी वो बंद हो गई, जो पलायन होता था वो बंद हो गया, ग्राउंड पर जो नीचे जा रहा था वो संतुलन में आने लगा है, जो कुपोषण था महिलाओं में वो कम होने लगा, लोगों को रोजी रोजगार के साधन मिलने लगे, तो वही उनके घर पर ही ये सब चीजें उपलब्ध होने लगी, सिर्फ मात्र एक तालाब बनने के कारण। तो इसी तरह से जो बेंगलोर है या जो भी देश की जो मेट्रोज है, अब आप दिल्ली को ले लीजिए, नोएडा को ले लीजिए, गाजियाबाद को ले लीजिए, चेन्नई को ले लीजिए, कोई भी ऐसा शहर बताइए, लखनऊ ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, कोई भी ऐसा शहर बताइए जिसके किनारे जो पूरी तरह से नदियों पर निर्भर है और उसके बावजूद जो नदी को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप दिल्ली का एग्जाम्पल देख लीजिए, यमुना कितनी दिल्ली में मैली है, आगरा के देख लीजिए, गंगा का हिसाब देख लीजिए, कानपुर में कितनी मैली है। तो कहने का मतलब, हम लोगों ने जो हमारे वाटर के सोर्स थे उनको हम लोगों ने अनदेखा किया, उनको हमने महत्व नहीं दिया जिस हिसाब से उनको महत्व मिलना चाहिए था, जिस हिसाब से उनका संरक्षण होना चाहिए था, जिस हिसाब से उनका रख रखाव होना चाहिए था। तो वो सब ना होने के कारण आज जो समस्या फेस कर रहा है, जो आज हमको ये बताया जा रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट हमको ये बताती कि 2050 तक देश के 30 बड़े शहरों में पानी की समस्या हो जाएगी। जी, अगला सवाल भी मेरा इसी से ही रिलेटेड है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उनका अनुमान है कि साल 2030 तक करीब 10 शहर तो उन्होंने बताए हैं, क्योंकि आप तो खुद ही आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या ये नंबर ज्यादा भी है या नहीं, कि किन शहरों में हमें आने वाले समय में भारी जल संकट देखने को मिल सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात का गांधीनगर, गुरुग्राम, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई, गाजियाबाद, ये तो वो शहर है जो रिपोर्ट में बताए हैं। तो अगर आप इनके बारे में भी बताएं कि ऐसा क्यों होने वाला है यहाँ, और क्या सिर्फ 10 ही शहर हैं या और भी हैं?
देखिए मैम, आप गत नहीं, 2020 नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, उसके हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार देश के 30 ऐसे शहर हैं जहां पर 2050 तक पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, या डे जीरो आ जाएगा, या उनका ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो ये समस्या उत्पन्न होने वाली है 2050 तक, अगर हमने कोई उपाय नहीं किए गए तो। और इनके लिए उपाय यही है, जो क्या कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि हम लोगों ने एक जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग की तरफ कम ध्यान देकर हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। तो प्लानिंग हमारी वीक होने के कारण जो हमारा सही मायने में जो चीजों का इम्प्लीमेंटेशन होना था, जिन चीजों को कंसीडर किया जाना था शहर बताते समय, डिजाइन पैरामीटर्स जो निर्धारित किए जाने थे, वो सब नहीं किए गए। और उसकी वजह ये रही कि हमारा जो शहरों का ग्रीन एरिया था वो कम होता चला गया, पेड़ पौधे कम होते चले गए, जो हमारा जो जमीन का एरिया था वो उसको पक्का कर दिया गया, कच्चा एरिया नहीं बचा, तो वाटर रिचार्जिंग नहीं हो पा रही उन शहरों में। हाँ, उसके साथ साथ फिर ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा दुनिया भर का है, तो उससे बोरवेल वगैरह सूख गए हैं, ग्राउंड वाटर जीरो में आ चुका है। तो ये जो समस्याएं हो रही हैं, और आज आप देख लीजिए, अगर दिल्ली और नोएडा में अगर टिहरी डैम ना बना होता तो दिल्ली नोएडा जो एनसीआर इलाका है वो पूरी तरह से प्यासों के लिए परेशान होता, पानी के लिए परेशान होता। वो तो टिहरी डैम के बनने की वजह से दिल्ली और नोएडा के लोग बाग जो हैं, इवन गाजियाबाद के जो लोग बाग हैं, वो गंगा नहर से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोगों ने पहले से इस बात को ध्यान रखा होता कि हमारे जो वाटर बॉडीज है, हमारे जो जंगल है, हमारे जो हरियाली है, हमारे जो तरीके हैं, प्राकृतिक जो तरीके हैं, जो प्राकृतिक नियम हैं, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपना जीवन और आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन सुरक्षित कर पाएंगे पानी के संदर्भ में। बिल्कुल। और अगला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी और जो हमारा आखिरी सवाल भी होगा वो यही, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, नेचुरल रिसोर्सेज उतने ही हैं, हम प्राकृतिक तरीके तो बिल्कुल अपनाना चाहते हैं, सबको अपनाना ही चाहिए ताकि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का भी ख्याल रख सकें और ये भी बदले में हमारा ख्याल रखेंगे। बट देन विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्या कोई और टेक्निक्स भी अप्लाई की जा रही हैं जल संकट से निपटने के लिए? किन टेक्निक्स पर काम किया जा रहा है आज के समय में जल संकट को कम करने के लिए? देखिए मैम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देखिए अमृत सरोवर, नेचुरल फार्मिंग, और खासतौर से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में देखिए खेत तालाब योजना परियोजना जो चली हुई है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या है, वो इस पानी की समस्या को और ज्यादा बढ़ा रही है। जो जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या है, वो पानी की समस्या को और ज्यादा बढ़ा रही है। तो देखा जाए कि पानी के ना होने की वजह से हमारी पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक इन समस्याओं का जो हल है वो हमको कहीं ना कहीं एक स्मॉल स्ट्रक्चर के रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी बांध बनाए या जो बड़े बड़े बांध बनाए पानी की समस्या को दूर करने के लिए, वो उनका ये नतीजा हुआ कि वो पूरी तरह से उस समस्या को हल नहीं कर पाए। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जो पाठा एरिया है जहां पे ये कहावत थी कि वो डिग्रीज ऑफ फूटे खत्म हो जाए 1970 के आसपास, तब वहां पर 1974 में पाठा वाटर सप्लाई का लॉन्च किया गया। लेकिन जब वो लॉन्च की गई, उसके बावजूद भी आज भी 72 से लेकर आज भी 50 साल होने जा रहा है, आज भी वहां के लोगों को पूरी तरह से पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। उसका कारण यही रहा क्योंकि वो जो हमारे वाटर सोर्स था उसका प्रॉपर पूरी तरह से आकलन नहीं हुआ कि हमको कितना पानी चाहिए और कितनी दूरी हमको ट्रांसफर करना है, कितना पाइपलाइन का डाया होना चाहिए। ये सब चीजें जो कमियां आ रही है, जो बेसिक कमियां आ रही हैं, उन चीजों को अनदेखा किया। तो इसी वजह से ये जो आज शहरों में जो समस्याएं हो रही हैं वो सिर्फ अनदेखी के कारण ही हो रही हैं, और कुछ ये भी है कि बर्बादी के कारण हो रही है। और उसके लिए हम लोग साधन तलाश रहे हैं, सॉल्यूशन तलाश रहे हैं। तो यही हो रहा है कि जो सीवेज वाटर, जो सीवेज का जो ट्रीटेड वाटर है उसको रिसाइकिल किया जा रहा है, और उसको गार्डनिंग वगैरह के लिए यूज में लाया जा रहा है, उसको टॉयलेट फ्लशिंग के लिए यूज में लाया जा रहा है। तो इस तरह के जो ऑप्शन हैं, और उसको पानी को
पूरी तरह से उसको संभाल के रखा जा रहा है, उसका कंजर्वेशन किया जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जो कि आपकी क्लाइमेट, जो वैश्विक समस्या है क्लाइमेट चेंज वाली, वो भी हल होती है इसके माध्यम से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर चाहे आप तालाब के माध्यम से करें, चाहे झील के माध्यम से करें, चाहे आप कुएं के माध्यम से करें, या आप वैसे टैंक बना के करें, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेंगे जो कि हमारे प्राकृतिक नियमों के अनुसार हो। कभी हम जो हमारी जो समस्याएं हैं इनको हम सॉल्व कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बादल कोई मतभेद नहीं रखता, उसके लिए कहावत भी है कि पनिहारन एक बादरी भर घर पानी दे, पनिहारन एक बादरी भर घर पानी दे, जागर जितनी गागरी उतना वह भर ले। मतलब जिसके पास जितने जो साधन है, अगर पानी को कंजर्व करे या रेन वाटर को हार्वेस्ट करे और उसका उपयोग करे तो पानी की समस्या तो वैसे ही दूर हो जाएगी। ये नहीं कि पानी हमारे यहाँ कम हो रहा है, लेकिन पानी ना होने की वजह से देश में जो 74% क्षेत्र में जो गेहूं उत्पादन होता है, 65% क्षेत्र में जो चावल पैदा होता है, तो पानी ना होने की वजह से खाद्यान्न समस्याएं भी उत्पन्न होगी, सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। तो इन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा और हमको यही देखना, जैसे कल बारिश हुई और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं मजाक वो सही बता रहा हूँ कि मेरे घर के दरवाजे पे वो बारिश का पानी थोड़ा बहुत पहुंच जाता है, तो दरवाजा क्या होता है, वो खुशी से फूल जाता है और जाम हो जाता है। क्योंकि जो दरवाजे की लकड़ी है वो कोई लकड़ी नहीं है, वो कोई आम चीज नहीं है, वो एक जंगल है। और जंगल और पानी का सीधा रिश्ता है। अगर जंगल होगा तो पानी होगा, पानी होगा तो जंगल होगा। तो इन सब चीजों को हमको अनदेखा नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन के बिना देश में लोगों को जीवन से जल उपलब्ध नहीं हो पाएगा, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित हो चुकी है। तो इसलिए हमको प्राकृतिक संतुलन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमको कुएं, बावड़ी, तालाब, झरने आदि इन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कभी हम पानी की समस्या की जो समस्या है उसको हम दूर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज शहरों में जो पर्यावरण समस्याएं, चाहे वो पानी की हो, चाहे एयर की हो, चाहे खाने की, किसी भी तरह की हो, वो आज एक दहशत हो चुकी है शहरों में। आप देख लीजिए कितने बच्चे अस्थमा से शिकार हो रहे हैं, कितने लोग पानी की कमी के कारण कितनी मौतें हो रही है, पानी के जल प्रदूषण बीमारियों के कारण। तो इन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा और तभी हम देश को आगे समृद्धि की तरफ ले जा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, हमको एक वाटर ऑडिट करना चाहिए। हमको शहर और गांव की इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी निकालनी चाहिए। तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि हमको कहाँ कितनी जरूरत फ्यूचर में पड़ेगी, तभी हम उसका प्रबंधन अभी से कर पाएंगे। अदरवाइज फिर अक्सर जैसी समस्याएं हमारे साथ 10 साल बाद हमको फेस करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। This is an ABP Live podcast.